पिताजी तो चले गए, तो अब इस मकान का क्या करना है, इस पर बात कर लें। हाँ ठीक तो है। आप बताइए भैया, आपने क्या सोचा है? पिताजी काफी समय से बीमार थे, उनके इलाज में बहुत पैसे खर्च हो गए, काफी कर्ज भी लेना पड़ा उन्हें। तो मुझे लगता है कि इस मकान को बेचकर सब बैलेंस हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, यही 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 सही रहेगा। और माँ, इस मकान को बेच दोगे तो माँ कहाँ रहेगी, ये सोचा है? इसमें सोचना क्या है, माँ हम लोगों के साथ ही रहेगी। अपने पति की बात सुनते ही दिनेश की पत्नी मालती ने उसे तुरंत कोहनी मारी और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, सुनो जी, साफ कह देती हूँ, मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा तुम्हारी माँ का सेवा पानी, तो जो बोलना सोच समझ कर बोलना। दिनेश, मुकेश और सूरज तीनों सगे भाई थे। दिनेश सबसे बड़ा था, उससे छोटा मुकेश और फिर सबसे छोटा भाई सूरज था। तीनों भाई शहर में अच्छी तरह सेटल थे और अपने काम में बहुत बिजी रहते थे। लेकिन जब बीमारी से लड़ते हुए इनके पिता का निधन हो गया, तब ये तीनों भाई कई सालों के बाद एक साथ अपनी पुश्तैनी छत के नीचे थे। पुश्तैनी मकान का क्या करना है ये तो तय हो चुका था, लेकिन अब सवाल इनकी माँ गायत्री का था, जो तीनों बेटों के होते हुए भी फिलहाल खुद को बेसहारा महसूस कर रही थी। लेकिन फिर भी उसने अपने बेटों के सामने हिम्मत बनाए रखी। तुम लोग चिंता मत करो, 13वीं निपटा कर जाओ, जाकर अपना अपना काम देखो। मैं यही गांव में ठीक हूँ। अब ये क्या कह रही हो माँ, तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया तो सारा गांव क्या कहेगा? नहीं नहीं भैया, कुछ तो सोचना होगा। माँ को आप अपने साथ ले जाइए ना, वैसे भी हम भाइयों में आप सबसे ज्यादा संपन्न हैं। अच्छा, वैसे तो तुम दोनों भाइयों को हर मामले में हमसे बराबरी करनी है, लेकिन अब जब माँ जी को रखने की बात आई तो हम ज्यादा संपन्न हो गए। देखो भाई, साफ साफ सुन लो, तीनों भाई हैं तो तीनों की बराबर जिम्मेदारी तय होगी। आप कहना क्या चाहती हैं भाभी, साफ साफ बोलिए ना। साफ बात यह है कि हम ही अकेले क्यों पिसे, अब तुम लोग भी तो कमाते ही हो। हफ्ते में 2-2 दिन माँ जी हम सबके यहाँ रहेंगी, वो भी बारी बारी। सोम मंगल हमारे यहाँ, बुध बृहस्पति मुकेश भैया के यहाँ, और शुक्रवार और शनिवार को सूरज तुम देख लेना। लेकिन मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो मैं बस सूरज, तेरी भाभी ने जो कह दिया बस वही फाइनल है, यही सही रहेगा। माँ बारी बारी हम तीनों के पास रहेगी, इससे किसी पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और सबको माँ के साथ रहने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन पापा, 1 वीक में तो 7 डेज होते हैं, दादी संडे को कहाँ रहेंगी? दिनेश की 8 साल की बेटी रिंकी की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। असल में संडे के दिन सबकी छुट्टी होती थी और कोई भी उस दिन गायत्री को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। मेरी तरफ मत देखिए आप लोग, मैं अमूमन संडे को घर पर नहीं रहता, तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। मुझ पर तो 2 दिन ही भारी हैं। भैया मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा, वो क्या है ना, रागिनी हर संडे अपने मायके जाती है, तो संडे को तो आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे, हमें भी तो एक ही संडे मिलता है, कितने काम निकल आते हैं, और फिर हमें घूमना फिरना नहीं होता क्या? गायत्री ये सब कुछ देख और सुन रही थी। यहाँ उसके बेटों के बीच उसका बंटवारा हो रहा था, वो भी बिना उसकी मर्जी पूछे हुए। लेकिन गायत्री का ध्यान फिलहाल इस बात पर था कि उसकी वजह से उसके बेटे परेशान हो रहे हैं। तुम लोग परेशान मत हो, मसला इतवार का ही है ना, ऐसा करना, इतवार को मुझे किसी मंदिर में छोड़ आया करना। हफ्ते में 1 दिन भजन कीर्तन भी तो होना चाहिए इस उम्र में। गायत्री की बात सुनते ही तीनों भाइयों के चेहरे खिल उठे। गायत्री ने उनकी मुसीबत पल भर में हल जो कर दी थी। तीनों भाई वापस शहर आ गए। यूं तो गायत्री भी उनके साथ ही थी, लेकिन बस किसी एक्स्ट्रा सामान की तरह। माँ जी, परसों तो आपको जाना ही है मुकेश के यहाँ, तो फिर अपना सामान खोलकर क्या करेंगे आप, फालतू में जगह ही घिरेगी। आप अपना सामान बैग में ही रहने दीजिए, और ये चारपाई मैंने यहाँ पर रखवा दी है, आप जब भी आएंगी तभी के तभी यहाँ बिछा दिया करेंगे इसे। बड़ी बहू मालती की बातों से साफ पता चल रहा था कि गायत्री उसके लिए एक बिन बुलाए मेहमान से बढ़कर कुछ नहीं है। गायत्री चुपचाप 2 दिनों तक अपनी चारपाई पर किसी सामान की तरह पड़ी रही। फिर बारी आई मझले भाई मुकेश की, जिसके घर भी हालात कुछ अलग नहीं थे, बल्कि पहले से बदतर ही थे। बहू, वो शायद तुम्हें मुकेश ने बताया नहीं, मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती, तो अब क्या आपके लिए अलग से खाना पकेगा यहाँ? देखिए माँ जी, अब तक आप जो खाती थी या जो करती थी वो सब भूल जाइए। जितने दिन यहाँ रहेंगी, यहाँ के हिसाब से रहना होगा आपको। चलिए अब जल्दी से ये प्याज लहसुन छीलकर पीस दीजिए, और हाँ, इसके बाद जरा आटा लगाकर रोटियां भी बना देना। ये बोल रहे थे कि जब तक आप यहाँ हैं तो आपके हाथों की रोटियां ही खाएंगे। इतना कहकर रागिनी वहां से चली गई और गायत्री आंखों में आंसू भरकर वो सब करने लगी जो रागिनी ने उससे कहा। गायत्री ने कभी प्याज लहसुन को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन अब हालात उसके बस में नहीं थे।
उसने प्याज लहसुन के साथ खाना पकाया तो जरूर, मगर खाया नहीं। लेकिन इस बात की भी किसी को परवाह नहीं थी। दिनेश और मुकेश के घर तो जैसे तैसे समय कट गया और फिर बारी आई सबसे छोटे बेटे सूरज की, जो एक बैचलर था और एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। सूरज को रहने के लिए उसकी कंपनी से एक फ्लैट मिला हुआ था, जिसकी छोटी सी किचन में अब अगले 2 दिनों के लिए गायत्री का बसेरा था। माँ, ये तुम्हारा बिस्तर है, सुबह उठकर यहीं अपने लिए जो पकाना है पका लेना, और यहाँ से बाहर निकलोगी तो वहां पर बाथरूम है। बेडरूम मैंने लॉक कर दिया है। बेटा तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तू भी तो यहीं रहेगा ना मेरे साथ? नहीं माँ, मैं तो अभी निकल रहा हूँ। वो एक्चुअली वीकेंड है ना, तो कुछ दोस्तों के साथ मनाली जाने का प्लान बन गया है। मैं मंडे तक ही वापस आऊंगा। आप आराम से रहो यहाँ। संडे को तो वैसे भी आपको मंदिर ही जाना है ना। मैं आपके लिए कैब बुक कर दूंगा, वो आपको यहीं से ले जाएगी। हाँ माँ, जाते हुए फ्लैट की चाबी सामने वाले पड़ोसियों को दे जाना। ओके, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। गायत्री सिर्फ एक जिम्मेदारी थी जिसे बड़े ही बेमन से उसके तीनों बेटों ने आपस में बांट लिया था। सूरज की फ्लैट में अकेली बैठी गायत्री पुरानी यादों में खो गई कि कैसे जब उसके तीनों बेटे छोटे थे तो उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत और खुशियों का उसने और उसके पति ने ख्याल रखा था। तीनों बेटों की पढ़ाई के लिए गायत्री के पति ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी। गायत्री ने अपने सोने के जेवर तक गिरवी रखे, तब जाकर तीनों बेटे शहर में अपने पैर जमा सके। लेकिन अब वो तीनों इतने बड़े हो चुके थे कि अपनी जड़ें देख ही नहीं पा रहे थे। अपनी मर्जी तो वैसे भी गायत्री ने कभी जाहिर नहीं की थी और अब उसकी यही आदत सबकी सहूलियत बन गई थी। 2 दिनों तक गायत्री ने ना तो कुछ पकाया और ना ही खाया, और फिर तीसरे दिन वो जैसे ही मंदिर जाने के लिए निकली तभी अचानक, अरे गायत्री काकी, राम राम। आप यहाँ? ये मुकुल था जो गायत्री के गांव से ही था और यहाँ आकर शहर में बस गया था। वो गायत्री के तीनों बेटों जितना अमीर तो नहीं था, लेकिन व्यवहार में उनसे कहीं बेहतर था। मुकुल की माँ का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और तब गायत्री ने उसे बड़ा प्यार दिया था। इसके अलावा शहर आने के लिए गायत्री के पति ने भी उसकी मदद की थी। मुकुल को देखते ही गायत्री के सब्र का बांध टूट गया और वो फपक कर रो पड़ी। मुकुल के पूछने पर गायत्री ने उसे सब कुछ बता दिया। मुकुल गायत्री को अपने साथ अपने घर ले गया, जहां गायत्री को उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा प्यार और सम्मान मिला। मुकुल की पत्नी सुनीता और उसका 5 साल का बेटा टिंकू भी गायत्री को बहुत सम्मान देते थे और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। मुकुल के घर में कब एक हफ्ता गुजर गया गायत्री को पता ही नहीं चला। लेकिन फिर कुछ सोचकर गायत्री ने मुकुल से कहा, मुकुल बेटा, अब मुझे जाना चाहिए। मेरे बेटों को शायद मेरी चिंता हो रही होगी। अब काकी, मैं आपको रोकूंगा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये घर भी आपका है और हम सब भी आपके अपने हैं। मुकुल के सिर पर हाथ फेरकर गायत्री दिनेश के घर जाने के लिए निकल गई। मुकुल उसे छोड़ने के लिए साथ ही गया, लेकिन दिनेश के घर का नजारा देखकर गायत्री को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहां तीनों भाई मिलकर पार्टी कर रहे थे। सूरज भाई, मानना पड़ेगा तुझे, माँ को फ्लैट में अकेला छोड़ने की तेरी तरकीब तो सच में काम कर गई। और क्या भैया, आप लोग तो फालतू में टेंशन ले रहे थे। मैं माँ को अच्छे से जानता हूँ, वो सीधा मंदिर गई होंगी और अब वहीं रहेंगी हमेशा के लिए। मुकेश, लेकिन भैया, अपने गांव वाले मकान को बेचने के लिए माँ के साइन चाहिए होंगे, तब क्या करेंगे? करना क्या है, मंदिर जाएंगे और माँ के साइन ले आएंगे, और क्या। ये इतना भी आसान नहीं होगा दिनेश। मेरे पति के जाने के बाद वो मकान मेरा है और उसका क्या करना है अब वो मैं ही तय करूंगी। अरे माँ, तुम देखो, अरे माँ आ गई। ओफो माँ, मैं कितना परेशान था तुम्हारे लिए। तुम मंदिर से मेरे यहाँ क्यों नहीं आई? बस करो, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली हैं और अब तुम तीनों मेरी बातें कान खोल कर सुन लो। आज से ना मुझसे तुम लोगों का कोई रिश्ता है और ना ही गांव के मकान से तुम्हारा कोई वास्ता। तो पिताजी ने जो कर्ज लिया था उससे भी हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए माँ, ठीक है? खुश रहो। इतना कहकर गायत्री ने मुकुल का हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से बोली, चल बेटा, मुझे घर ले चल। गायत्री ने पहली बार किसी पर हक जताकर कुछ कहा था, क्योंकि अब उसमें सच्चाई को अपनाकर आगे बढ़ने की हिम्मत आ चुकी थी। अब ना तो वो किसी पर बोझ थी और ना ही कोई जिम्मेदारी जिसका बंटवारा करने की किसी को जरूरत पड़े। मानसी एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। उसकी मां शोभा घरों में चौका बर्तन का काम करती थी। मानसी के पिता गिरधर को शराब पीने की गंदी आदत थी। गिरधर सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता था और शोभा को मारता पीटता रहता था। एक दिन, बापू, माँ को मत मारो,
माँ सारा दिन काम करती है और थकी हारी घर आती है। कुछ दिनों से माँ के पैरों में भी बहुत दर्द है। माँ को छोड़ दो बापू। सामने से हटती है या तू भी अपनी माँ के साथ पिटना चाहती है? चल हट सामने से। दोनों माँ बेटी ने जिंदगी खराब की हुई है। अब जब तक बोतल अंदर नहीं जाएगी कलेजा ठंडा नहीं होगा मेरा। मानसी रोने लगती है। शोभा मानसी को संभालती हुई खुद भी रोने लगती है। मानसी मेरी बेटी, तू अपने बापू से कुछ मत बोला कर। मेरी बच्ची, अगर तुझे कुछ हो जाता, कहीं चोट आ जाती तो मैं अपने आप को कभी माफ न करती। मेरी बच्ची चुप हो जा। माँ, बापू तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बापू हमें बिल्कुल प्यार नहीं करते। मानसी दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चल मैं तुझे रोटी बनाकर देती हूँ। मानसी 9 साल की एक छोटी बच्ची थी। उस मासूम पर हाथ उठाते उसके पिता को लज्जा नहीं आती थी। शोभा के पैरों में अब ज्यादा दर्द रहने लगा था। एक दिन, माँ आप काम पर जाती हो, थक जाती हो, मैं पैसे कमाकर आपके लिए अच्छी सी दवाई ला दूंगी। मेरी बच्ची, अभी तू बहुत छोटी है, अभी तेरे कमाने की उम्र नहीं है। जब तू बड़ी हो जाएगी तो खूब पैसे कमाना। अच्छा सुन, मैं काम पर जा रही हूँ, तेरे लिए चटनी रोटी बना दी है तो खा लेना। मैं भी अपनी माँ की मदद करना चाहती हूँ। मैं भी पैसे कमाऊंगी और माँ की दवाई लाऊंगी। माँ जब शाम को आएंगी तो उन्हें पैरों पर दवाई लगा दूंगी, उनको दर्द में आराम मिल जाएगा। मानसी पैसे कमाने निकल पड़ती है। वो बाजार पहुंचती है। मानसी एक दुकान पर जाती है। भैया, मुझे अपनी माँ की मदद करनी है, क्या आप मुझे काम दोगे? चल जाए यहाँ से भिखारिन कहीं की। काम के बहाने पैसे मांगने के लिए इनके गरीब माँ बाप छोटे बच्चों को भेज देते हैं। मानसी बाजार में घूमती हुई दुकानदारों से काम मांगती है, पर सब मानसी को मना कर देते हैं। तभी मानसी की नजर एक भिखारन पर जाती है। कुछ लोग भिखारन के आगे पैसे फेंक फेंक कर जा रहे थे। अरे, अम्मा को लोग पैसे देकर जा रहे हैं, ये तो बहुत आसान काम है। इस तरह तो मैं भी पैसे कमा सकती हूँ। अम्मा, आप तो बहुत सारे पैसे कमा लेती हो, क्या मैं भी आपकी तरह पैसे कमा सकती हूँ? मुझे अपनी माँ के लिए पैसे कमाने हैं, क्या आप मुझे ये काम सिखाओगी अम्मा? लगता है पहली बार भीख मांग रही है। आजा, बैठ जा मेरे बाजू में, और जो भी यहाँ से अच्छे कपड़ों या गाड़ी वाला गुजरे ना, तू नजर रखना और पैसे मांगना। मानसी उस भिखारिन के बराबर में सड़क पर बैठ गई। लोग आगे से गुजरते तो मानसी के आगे सिक्के फेंक जाते। मानसी ये सब देखकर बहुत खुश थी। वो मासूम ये नहीं जानती थी कि लोग उसे भीख देकर जा रहे हैं। लोगों की नजरों में वो उस वक्त एक भिखारिन थी। सुबह से शाम तक मानसी वहीं बैठकर भीख मांगती रही। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके आगे सिक्के रखकर निकला तो अचानक मानसी चिल्लाई, अरे बाबूजी, आपका बटुआ गिर गया। क्या हुआ बेटी, क्यों आवाज लगा रही हो? मैंने तुम्हें पैसे दे तो दिए। बाबूजी, जब आप मुझे पैसे दे रहे थे, ये बटुआ आपकी जेब से गिर गया था। इतनी छोटी मासूम बच्ची भीख मांग रही है, पर क्यों? ये तो बहुत ईमानदार बच्ची दिखाई पड़ती है। अब बेटी जरा सुनना। क्या हुआ बाबूजी? बेटी, भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। क्या नाम है तुम्हारा? तुम भीख क्यों मांग रही थी बच्चे? बाबूजी, मेरा नाम मानसी है। मेरी माँ को पैसों की जरूरत है। मुझे अपनी माँ को पैसे देने हैं, इसलिए मैं लोगों से पैसे ले रही थी। बेटी, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब हो पैसा कमाना है। तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुमने मेरा बटुआ खोने से बचा लिया। अब मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। अब मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना है। मानसी उन बूढ़े व्यक्ति को घर ले जाती है। तभी गिरधर शोभा से रुपए छीनकर गुस्से में घर से बाहर जा रहा था। वो गली के नुक्कड़ पर पहुंचा ही था कि ये तो बापू है। क्या हुआ बापू? माँ, बापू बेहोश हो गए। बाबूजी, ये मेरे बापू हैं। देखो ना मेरे बापू कैसे गिर गए। मानसी की आवाज सुनकर शोभा दौड़ती हुई आती है। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कुछ तो बोलो। मानसी के बापू, क्या हुआ? शोभा और मानसी रोने लगती है। मानसी के साथ आए बूढ़े व्यक्ति ने आस पड़ोस के लोगों से कहा, इन्हें जल्दी से उठाओ और अस्पताल ले चलो। सब मिलकर मानसी के पिता को अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने मानसी के पिता का चेकअप किया। देखिए, ये सब ज्यादा शराब पीने की वजह से हुआ है। अगर दोबारा शराब को हाथ भी लगाया तो इनकी जान को खतरा है।
ये शराब बहुत बुरी आदत है। इसके नशे का शिकार होकर न जाने कितने घर बर्बाद हो गए। मैंने आपको पहचाना नहीं। आज आपकी वजह से हम समय पर हॉस्पिटल पहुंच पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मानसी बिटिया मुझे बाजार में मिली थी। मानसी सड़क पर भीख मांग रही थी, पर इस बच्चे की ईमानदारी से भरी मासूम बातों को सुनकर मेरा दिल पिघल गया। इस बच्चे को नहीं पता कि भीख मांगना क्या होता है। ये तो अपनी माँ के लिए पैसे कमाने गई थी। गिरधर को भी होश आ चुका था। वो भी बहुत शर्मिंदा था। मुझ जैसे बुरे आदमी को बचाया। मैं अपने परिवार को कोई खुशी नहीं दे सका। आज मेरी बच्ची भीख मांगने पर मजबूर हुई। मैं कैसा नीच बाप हूँ। जब शोभा ने भीख मांगने की बात सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बच्ची तो अपनी माँ के लिए पैसा कमाने चाहती थी। नहीं मेरी बच्ची, नहीं मेरी बच्ची। बूढ़ा व्यक्ति गिरधर से बोला, गिरधर, मेरा नाम सेठ लक्ष्मीकांत है। मेरा कपड़े का कारखाना है। तुम ठीक होते ही मेरे कारखाने में काम करोगे, पर एक शर्त और, शराब से नाता तोड़ना होगा। बोलो है मंजूर? और मानसी बिटिया को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी मेरी। अब से ये स्कूल जाएगी। हाँ, हम गरीब माँ बाप की बच्ची पढ़ लिख जाएगी। हमें तो आप भगवान के रूप में देवता मिल गए। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। उस दिन के बाद गिरधर ने शराब की लत छोड़ दी। वो अब पूरी मेहनत के साथ सेठ लक्ष्मीकांत के कारखाने में नौकरी पर जाने लगा। मानसी अब अपने पिता में आए बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। गरीब माँ बाप की बच्ची के जीवन को सेठ लक्ष्मीकांत की उदारता ने खुशियों से भर दिया था। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।